और अब विस्तार से खबरों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले चर्चा रीवा की कर लेते हैं। बड़ी खबर है, ट्रक और कार की भीषण टक्कर हुई है और कार और ट्रक में आग लग गई। टक्कर के बाद उसके बाद कार सवार 2 लोग इस घटना में जिंदा जल गए, सूचना सामने आ रही है। ट्रक में 2 लोग सवार थे, साथ ही साथ दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हैं, जिन्होंने आग पर काबू पाया है। चोरहटा थाना क्षेत्र का यह मामला है। ट्रक और कार में भीषण टक्कर हुई, उसके बाद अचानक से दोनों ही वाहनों ने आग पकड़ ली। और बड़ी बात यह कि कार में 2 लोग सवार थे, दोनों की ही इस हादसे में जिंदा जलने की वजह से मौत हो गई है। हादसे की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सहयोगी अर्पित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अर्पित, कैसे हुआ पूरा हादसा? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, चौराहा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहां पर रात तकरीबन 1 बजे की आसपास एक जो कार है वो ट्रक से टकरा गई और इस बीच कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे की भयानकता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि ये जो घटना हुई थी, जोरदार भिड़ंत हुई थी कार और ट्रक में, तो इस बीच दोनों ही वाहनों में आग लग गया और आग की घटना के बाद से ही इसमें कार में सवार जो 2 लोग थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने आग पर नियंत्रण करने की कोशिश की और तकरीबन सुबह अभी तक आग को बुझाने का प्रयास किया गया और अब आग पर नियंत्रण कर लिया गया है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ट्रक था वो ट्रांसफार्मर से लोड था और माना ये जा सकता है कि बड़ा हादसा टला है प्रशासनिक सूझबूझ और सक्रियता की वजह से, क्योंकि वहां पर जहां पर ये हादसा हुआ तो काफी कुछ घर आते हैं और ऐसे में अगर आग पर नियंत्रण न होता तो हो सकता है था कि आग का प्रभाव और भी बढ़ सकता था। तो ऐसे में ये हादसा टला है। इसमें हालांकि 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अर्पित इस पूरी जानकारी के लिए। तो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, कितना भीषण ये हादसा था। अचानक से दोनों ही वाहनों में भीषण आग लगी और बड़ी बात यह कि 2 लोग जिंदा जल गए, उनकी मौत हो गई। और अब जशपुर से बड़ी खबर है, जिला जेल से 2 कैदी फरार हो चुके हैं। जेल की दीवार फांदकर कैदी फरार होने में सफल रहे। जेल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। दोनों कैदियों की तलाश में पुलिस की टीम लगातार जुटी हुई। बात कर रहे हैं जशपुर की, जहां जेल प्रबंधन की एक और बड़ी लापरवाही, 2 कैदी जेल से फरार हो गए हैं। पुलिस को इसकी सूचना तक नहीं थी। उसके बाद अब मौके पर टीम को रवाना किया गया है, जिससे इन कैदियों की तलाश शुरू की जा सके। जेल की दीवार फांदकर कैदी वहां से भाग निकले। जिला जेल की घटना है, 2 कैदी जेल की दीवार फांदकर वहां से फरार हो गए। जेल प्रबंधन की निश्चित तौर पर बड़ी लापरवाही। हालांकि अब पुलिस की टीम दोनों कैदियों की तलाश में जुटी हुई है। फरार कैदियों की तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। जशपुर की यह घटना है। जेल प्रबंधन पर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं, कैसे इतनी बड़ी लापरवाही जेल प्रबंधन की तरफ से हुई। कैदी जेल की दीवार फांदकर फरार होने में कामयाब रहे। दोनों कैदियों की तलाश में पुलिस की टीम फिलहाल रवाना कर दी गई है। दोनों ही कैदियों की तलाश लगातार जारी। जिला जेल की घटना, दीवार फांदकर कैदी यहां से फरार हो चुके हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिला जेल की, यही वो दीवार जिसे फांदकर कैदी फरार होने में सफल रहे। हालांकि जेल प्रबंधन पर अब कई सारे सवाल, आखिर क्यों इस तरह की लापरवाही यहां पर बढ़ती गई। कोई भी पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद नहीं था, कोई भी कर्मचारी जेल में मौजूद नहीं था जो इन कैदियों को देख पाता, क्योंकि बड़ी लापरवाही से हम मानेंगे जेल से कैदी फरार हो गए। हालांकि पुलिस की टीम अब दोनों कैदियों की तलाश में जुटी हुई। सहयोगी दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, बड़ी लापरवाही जेल प्रबंधन की है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया अभी तक? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है जेल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है और आज अचानक जो है सुबह यहाँ जेल का अजान बजने लगा, जिसके बाद जो है लोग सख्ते में आ गए। तो बाद में ये पता चला कि जिला जेल में जो विचाराधीन कैदी 2 कैदी फरार हो गए हैं और इसमें से एक कैदी बलात्कार का आरोपी है और एक कैदी जो है वो हत्या का आरोपी है। और ये दोनों कैदी जो है
आज सुबह जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए हैं। इसकी घटना के बाद जो है पुलिस की जो टीम है वो लगातार जो है इनकी तलाश कर रही है। इनमें से जो एक आरोपी है वो तुमला क्षेत्र का बताया गया है, तो वहीं दूसरा मनोरा क्षेत्र का बताया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, लेकिन इस तरीके से जो कैदी हैं वो जेल से फरार हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जेल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले 10 साल पहले एक जेल ब्रेक की बड़ी घटना हुई थी जिसमें 7 कैदी फरार हुए थे और 10 साल बाद ये दूसरी घटना हुई है। अब देखना होगा इस मामले में जो जेल प्रबंधन के दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। ठीक है, शुक्रिया आपका दीपक जानकारी के लिए। आगे बढ़ते कवर्धा से बड़ी खबर है। नगर पंचायत लोहारा में वोटिंग होनी है आज। अविश्वास प्रस्ताव पर आज वोटिंग होगी। दोपहर 12 बजे से प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। पक्ष विपक्ष के 10 पार्षदों ने मोर्चा खोला है और आज वोटिंग के जरिए बहुमत जो है वो साफ हो जाएगी। नगर पंचायत लोहारा की हम बात कर रहे हैं। दोपहर 12 बजे से यहां पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। पक्ष विपक्ष के 10 पार्षदों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला है और अब दोपहर 12 बजे का इंतजार है जब वोटिंग की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो और उसके बाद स्थिति जो है स्पष्ट हो पाएगी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उनके पद पर बरकरार रहते हैं या नहीं, या फिर एक बड़ा बदलाव नगर पंचायत लोहारा में देखने को मिलता है। कवर्धा से जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। नगर पंचायत लोहारा में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग आज होनी है। दोपहर 12 बजे से प्रक्रिया शुरू होगी। पक्ष और विपक्ष के 10 पार्षदों के मोर्चा खोलने के चलते अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और आज अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद परिणाम सामने होंगे। और चलिए अब चर्चा करेंगे भानु प्रतापपुर के चुनावी दंगल की। उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है। सुबह 7 बजे से ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी और साथ ही मतदान केंद्रों में वोटरों की कतारें लगना शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हर एक मतदान केंद्र पर। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने भी वोट डाल दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें इस मतदान से जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ देखिए किस तरह से सावित्री मंडावी वोट डालती हुई नजर आई है। दूसरी तरफ कतारें भी आप देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ लोगों के पहुंचने का सिलसिला सुबह 7 बजे से जारी है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस मतदान की प्रक्रिया से जुड़ी हुई। सुबह 7 बजे से ही वोटरों की कतारें मतदान केंद्रों पर लगी हुई हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी अपना वोट डाल चुकी हैं और लगातार अपील भी लोगों से कर रही हैं कि जल्द से जल्द मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सावित्री मंडावी जब अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले मतदान केंद्र पर पहुंची और सीधे तौर पर उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल पहले से ही नजर आ रहा है। कांग्रेस की जीत होगी। सावित्री मंडावी की तरफ से बड़ा दावा भानु प्रतापपुर के चुनावी दंगल के लिए। आपने मतदान कर लिया है जी, और आप क्या कहना चाहेंगे और लोगों से? मैं पूरे भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से यही कहूंगी कि वो बिल्कुल उनका भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिला है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। और पूरे जनता जो है हमारे माननीय भूपेश सरकार के जो 4 वर्षों में विकास कार्य हुए हैं और स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जो लगातार इन 3 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और विकास के इतने कार्य किए हैं, तो इन सब को देखते हुए वहाँ के मतदाता बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में ही वोट देंगे। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सभी मतदाताओं को जो मेरा सहयोग और मुझको बिल्कुल आशीर्वाद दिए हैं। आपको कितना उत्साह नज़र आ रहा है मैडम? बहुत 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 उत्साह नज़र आ रहा है क्योंकि पूरे मतदाता जो है कांग्रेस के पक्ष में ही है।
खेम नारायण शर्मा, न्यूज 18 कांकेर। ये आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग पहुंचे हैं। वोट डाले में रहा पापा? कब बजे से खड़े रहो? अब रहे हुए जान जाऊँ। हाँ, अभी पहुंचे हैं। आप वोट डालने के लिए आई हैं? इसके बाद खेती बाड़ी का काम शुरू होगा। कितने बजे से आई हैं यहाँ पे? सुबह कौन क्या? सुबह कौन क्या हो? और वोटर्स जो है उनसे बात करते हैं। वोट डाल दिया आपने? जी मैम। क्या था दिमाग में जब प्रत्याशी चुन रहे थे? तो आपको बता दें कि बड़ी संख्या में वोटर्स जो हैं पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडा भी मताधिकार का प्रयोग कर चुकी हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी हम लेंगे, तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। सहयोगी खेम नारायण शर्मा हमारे साथ भानु प्रतापपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। खेम नारायण, क्या कुछ स्थिति वहां पर, क्योंकि सावित्री मंडा भी तो वोट डाल चुके हैं, क्या बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं वहां पर? जी, भानु प्रतापपुर उपचुनाव का न्यूज 18 पर कवरेज लेकर मैं खेम नारायण शर्मा यहां पर अभी मैं मौजूद हूं कसावाही मतदान केंद्र पर, जहां भाजपा के प्रत्याशी ब्रह्मानंद का यह मतदान केंद्र है। ब्रह्मानंद नेताम जो है भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अभी तक जो है अपना मतदान नहीं किया है। पता चला है सूत्रों से कि वो अभी कुछ ही देर में यहां आकर मतदान करेंगे। कसावाही के जो है 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दोनों ही मतदान केंद्रों पर अभी जो है मतदाताओं का भीड़ नजर आ रहा है और कुछ ही देर में फिर यहां पर आकर ब्रह्मानंद नेताम जो है अपना मतदान करेंगे। साथ ही 7 बजे से जो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। काफी उत्साह नजर आ रहा है और अब तक लगभग 10 से 12% मतदान हो चुके हैं, क्योंकि अभी भी कतारबद्ध तरीके से जो है मतदाता यहां पर मतदान करने के लिए मौजूद हैं और अपने अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है, खेम नारायण अब बने रहेगा हमारे साथ और तस्वीरें लगातार हम तक पहुंचाते रहेगा। हमारी सहयोगी ममता भी हमारे साथ जुड़ गई। ममता, आपके पीछे तमाम लोगों की भीड़ हम देख पा रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर मतदान केंद्रों में? बिल्कुल, देखिए आप कसावही का ये मतदान केंद्र है और करीबन 1300 के करीब वोटर्स यहाँ पर हैं और आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है और अलसुबह लोग यहाँ पर पहुंच गए थे। घना कोहरा था लेकिन लोगों के जो हौसले थे वो मजबूत थे। सुरक्षा को लेकर अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से सीआरपीएफ के जो जवान है वो यहाँ पर मौजूद है और अत्याधुनिक जो हथियार है वो लिए हुए है। ये मोटार पकड़े हुए हैं कसावही जो है वहां पर। इसके अलावा जो और भी जो हथियार है यूबीजीएल, ये तमाम ऐसे बड़े बड़े जो अत्याधुनिक हथियार है वो यहाँ पर पकड़े हुए को लेकर जवान जो है वो यहाँ पर तैनात है। और कसावही हालांकि कोई सेंसिटिव ऐसा इलाका नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। लगातार वोटर्स आ रहे हैं। यहाँ पर 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। थोड़ी देर में ब्रह्मानंद नेताम भी यहाँ पर पहुंचेंगे। सावित्री मंडा भी तो वोट दे चुकी है, लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ब्रह्मानंद नेताम और अकबर कुर्राम भी दे चुके हैं, लेकिन ब्रह्मानंद नेताम अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। ये आप देख सकते हैं, वोटर से बात करने की कोशिश करते हैं। लगातार यहाँ पर वोट डालने जा रहे हैं और पर्चियां बांटी जा रही हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो महिला वोटर से बात करते हैं। वोट दे पर आए हो? कहाँ सोचे हो, कहाँ दिमाग में जिला वोट दूं? कहाँ होना चाहिए, मतलब गांव में कहाँ होना चाहिए? बताइए बताइए जी। क्या आपके दिमाग में है जब आप अपना वोट देंगी? अच्छा ये बताओ, सबको वोट देना चाहिए? हाँ। आप यहाँ पर वोट देने आई हैं? हाँ। पढ़ाई करती हैं? कौन सी क्लास में? इधर देखिए। आई फाइनल। फाइनल? कौन सा फाइनल? बीए फाइनल? बीए। अच्छा, तो आप जो वोट देने जाएंगी आई हुई है यहाँ पर, क्या आपके दिमाग में है कि प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, किस तरह से अच्छा होना चाहिए? मतलब काम करने वाला भी होना चाहिए और काम करने वाला भी होना चाहिए। तो सुबह से यहाँ पर लाइन लगाई हुई है। आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें हैं और जाहिर तौर पर यही बताता है कि वोटर कितना बार। ब्रह्मानंद नेताम हमारे साथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम ब्रह्मानंद नेताम से सीधे आपको बात करवाते हैं और बीजेपी के जो है वो प्रत्याशी हैं और यहाँ पर वोट देने के लिए आए हुए हैं। सीधे ब्रह्मानंद नेताम के पास हम आपको लेके चलते हैं और ब्रह्मानंद नेताम जो है वो यहाँ पर वोट देने आए हैं, हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए, यहाँ पर पहुंचे हैं वोट देने के लिए? हाँ, ये मेरे गृह ग्राम है, मेरी जन्मभूमि ग्राम है। अभी हम लोग यहाँ मत देने आए हैं
जी जी, पूजा वगैरह करके आए हैं? हाँ, पूजा करके, वो तो हमारी रोज की पद्धति है। रोज की हम स्नान करने के बाद अगरबत्ती, फूल पत्थर लेके जाते हैं। किस बार आए हैं खास? वोट डालने के लिए। तो देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारी सहयोगी ममता राज्यपाल ब्रह्मानंद नेताम से बातचीत कर रही थी और सीधे तौर पर जीत का दावा करते हुए भी एक तरफ सावित्री मंडा भी नजर आई तो दूसरी तरफ ब्रह्मानंद नेताम की तरफ से भी कहा गया कि वोट डालने के लिए आए हैं। और यही अपील तमाम लोगों से न्यूज 18 भी करता है कि अगर आपके क्षेत्र में आज वोटिंग की प्रक्रिया चल रही हो तो आप भी घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये तस्वीरें उन कतारों की भी आपको दिखा रहे हैं जो कि मतदान केंद्रों पर सुबह से लगे हुए हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई थी और देखिए कितनी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री मंडावी जो कि मताधिकार का प्रयोग कर चुकी है। और आज बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में 2 दिवसीय बड़ी बैठक करने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी भी इस बैठक के उद्घाटन सत्र में संबोधित कर सकते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पार्टी के सभी पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक बुलाई है और जानकारी के अनुसार बैठक में पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ साथ सभी राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महासचिव भी शामिल हो रहे हैं। तो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान ये जानकारी दी है कि 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ साथ 2023 में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाने पर, सरकार की उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने पर चर्चा होगी। इसके साथ साथ इस बैठक में संगठन के कामकाज की भी समीक्षा की जाएगी। भारत को मिले G20 के अध्यक्षता से जुड़े देश भर के कार्यक्रमों को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। और जानकारी के अनुसार पार्टी इसे एक बड़ी उपलब्धि भी मानते हुए मोदी सरकार के बढ़ रहे वैश्विक प्रभाव के उदाहरण के तौर पर देश के जन जन तक पहुंचना चाहती है। इसको लेकर पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हो रही है। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी शरद श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। शरद, न सिर्फ विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा बल्कि अब तो 2024 की भी सुगबुगाहट जो है वो तेज होती जा रही है। बीजेपी की तरफ से एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ होना है इस बैठक में? बिल्कुल ठीक कहा है आपने कि जो तैयारियां हैं वो आने वाले चुनाव चाहे 23 के हों या फिर 24 के हों उसकी चल रही हैं और इसी कड़ी में जो बैठकों के दौर हैं वो चल रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से जो बैठक बुलाई गई है उसमें जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया है और राष्ट्रीय पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली इस बैठक को जो संबोधित है वो कर सकते हैं। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो माने जा रहे हैं, चर्चा के रहेंगे। जैसा कि आपने कहा कि G20 समिट की जो जिम्मेदारी मिली है भारत को इस बार, उसमें वहाँ की जो बैठकें हैं अलग अलग वो जो की जानी है वो कैसे होंगी, उनकी क्या प्रिपरेशन होगी और किस तरीके से इस पूरे विषय को आम जनता के बीच भी ले जाना है एक उपलब्धि के तौर पर, तो उसकी भी रणनीति कहीं ना कहीं इस जो आज की बैठक है उसमें चर्चा हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। साथ ही साथ जो 2023 और 24 के आने वाले चुनाव हैं वो भी इस बैठक में केंद्र बिंदु में रहेंगे। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं BD शर्मा वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद इस पूरी जानकारी के लिए। देखना होगा कौन कौन सी बड़ी बातें इस बैठक से सामने आती हैं। आगे बढ़ते टीकमगढ़ से एक बड़ी खबर है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर यहां पर हुआ है। नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया था। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली पुलिस ने सुल्तान खान, मुन्ना खान, साहिल खान और अमन खान पर केस दर्ज किया था। पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया था और छात्रा के साथ छेड़छाड़ और अपहरण की कोशिश हुई थी। न्यूज 18 ने भी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। कोचिंग से लौट रही थी 9वीं की छात्रा और छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। टीकमगढ़ में 4 दिन पहले भी नाबालिग से इसी तरह की छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा था। एक बच्ची से छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी जिसमें पता चला कि बच्ची अभी अस्पताल में भर्ती है। तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला थाना प्रभारी वहां पहुंची। वहां पर उन्होंने विधि सम्मत कार्रवाई करी और यहां पे असल कायमी होने के बाद उसमें 4 आरोपी थे
जिन्हें तत्काल हिरासत में लिया गया और उनसे विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। सर, किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है? इसमें धारा 341, 354, 384, 327, 506, 34 और पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। चलिए, और ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी राजीव रावत का हम रुक कर लेते हैं, टीकमगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजीव, निश्चित तौर पर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर इसे कहेंगे कि गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बड़ी बात ये कि लगातार इस तरह के मामले टीकमगढ़ से सामने आ रहे हैं जो कि पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, टीकमगढ़ में महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और लगातार इस तरह की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, क्योंकि छेड़छाड़ और जो महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं लगातार होती हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी जरूर दिखाई देती है। क्योंकि अगर पुलिस ऐसे मामलों में नजर रखे, ऐसे संदिग्धों पर नजर रखे और जो असामाजिक तत्व हैं, जो मन चले हैं, उन पर सख्त कार्रवाई हो, तो शायद इस तरह की घटनाएं होने से पहले ही रोकी जा सके। टीकमगढ़ में 4 दिन पहले भी इसी तरह का मामला सामने आया था, जब एक नाबालिग लड़की रास्ते में अकेली जा रही थी, तब एक मनचले ने उसके साथ छेड़छाड़ की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और इस मामले में पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की है। हालांकि इस भी कल फिर एक मामला सामने आया, जब एक नाबालिग छात्रा कोचिंग से लौट रही थी, तो 4 जो मनचले थे उन्होंने छेड़छाड़ की और कई महीनों से यह परेशान भी कर रहे थे, क्योंकि जब यह लड़की ट्यूशन जाती थी, स्कूल जाती थी, तो इसको रास्ते में यह छेड़ते थे, कई दिनों से परेशान कर रहे थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब इन्होंने उसकी बाइक स्कूटी रोकी और स्कूटी की चाबी छीन ली। उसके बाद उसके अपहरण करने की कोशिश की। लड़की चिल्लाकर जैसे ही भागी, तो इसके बाद पूरी घटना की मामले की जानकारी लड़की ने अपने परिजनों को दी। घटना में लड़की इतनी सहम गई कि उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने इस मामले को भी गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पॉस्को एक्ट की धारा के तहत चारों आरोपियों पर मामला दर्ज भी किया गया है। लेकिन फिलहाल अब इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसको लेकर पुलिस को सख्त कदम उठाने होंगे, क्योंकि जहां पे भी कोचिंग सेंटर है, स्कूल सेंटर है, वहां पे पुलिस का मूवमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि जब लड़की स्कूल के लिए शुक्रिया आपका राजीव इस पूरी चर्चा के लिए, क्योंकि पुलिस की तरफ से सख्त कदम उठने चाहिए इस तरह की वारदातों को लेकर। और सीधी तस्वीरें अब आपको गुजरात से दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटिंग के लिए पहुंच